तो नया टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशन इन अ प्लेन। और इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ वेक्टर्स। 11th क्लास फिज़िक्स में सबसे डिफ़िकल्ट कोई टॉपिक है तो लोग कहते हैं वेक्टर, और मुझे लगता है सबसे इजी टॉपिक है। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और वेक्टर, ये तीन चीज़ें अगर आपकी थॉरो हैं तो फिज़िक्स आपका बहुत क्लियर है। ये तीन पर ही सारी कहानी होती है। ठीक है, तो वेक्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप हैं, कुछ नाम हैं जो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, वेक्टर की जब बात आती है तो 9th क्लास में जब आपने एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ा तो आपको ये बताया गया कि वेक्टर वो जिसमें डायरेक्शन होती है, और स्केलर वो जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, उसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड दोनों में होता है। वेक्टर वो जिसमें डायरेक्शन भी होती है। तो अब मुझे सोचकर बताइए कि भैया डायरेक्शन होती कितनी है, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर। लॉजिकल सवाल है कि अगर वेक्टर में डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन कितनी है, बताइए। जल्दी बताओ, कितनी दिशाएं कितनी है भाई, डायरेक्शन कितनी है? अरे कुछ तो बोलो। इनफाइनाइट इज़ बेटर आंसर, है ना भाई। किसी भी दिशा में आप जाएंगे तो वो एक अपने आप में इंडिविजुअल दिशा है। जैसे एंगल्स कितने होते हैं, तो 360 डिग्री तो होते हैं, लेकिन हाउ मेनी एंगल्स कैन बी ड्रॉन विद इन 360 डिग्री? सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट एंगल्स। यस और नो, बनी बात है। बिल्कुल वैसे ही दिशाएं तो बहुत सारी हैं। अगर बहुत सारी दिशाएं हैं तो वेक्टर एक छोटा चैप्टर नहीं होना चाहिए, ये चैप्टर भी इनफाइनाइट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि डायरेक्शन इनफाइनाइट नहीं है। डायरेक्शन फिज़िक्स की भाषा में सिर्फ दो है। वी ओनली हैव टू डायरेक्शंस, वन इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन, अनदर इज़ बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट। कोई भी वेक्टर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो आपको एक तो हेड दिखाएगा, दूसरा टेल दिखाएगा। वो बताएगा कि मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ और मैं किस दिशा में वापस आ सकता हूँ। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर इन वेक्टर? ओनली टू, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। बस इससे आगे कोई बात ही नहीं करनी है अपने को, चाहे जो वेक्टर हो। ठीक है, अब आपका मन में आएगा कि सर अगर 2-3 वेक्टर दे दिए तो क्या करें? तो अपन उसके कंपोनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर्स। ठीक है, वी विल सॉल्व दैट। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ वेक्टर एडिशन। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वेक्टर्स। तो अगर मैंने ए वेक्टर लिख दिया है और बिल्कुल सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड का अगर मैंने एक और लाइन बनाई, भावनाओं को समझना कि दोनों सेम हैं। ठीक है, इक्वल लगभग दिख रहे हैं, और मान लो ये बी है, तो चूंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो वी कैन राइट ए इक्वल टू बी। और ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। ये वेक्टर की अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें पहला है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, सेम हो। डायरेक्शन वाइज हम कहेंगे सेम हो और मैग्नीट्यूड वाइज कहेंगे इक्वल हो, राइट? तो इसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, एक की दिशा इधर दूसरे की उधर। ठीक है, तो ये ऑपोजिट वेक्टर्स कहलाएंगे। दो वेक्टर ले लो, ए एंड बी। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या क्या, इक्वल वेक्टर देख लिया, ऑपोजिट वेक्टर देख लिया। कुछ टर्म्स और हैं, मैं वो भी देख लेता हूँ। टर्म्स तो बहुत सारी हैं वेक्टर, है ना। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है,
ठीक है, फ्री वेक्टर क्या है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो वेक्टर के हम प्रकार देख लेते हैं। इक्वल वेक्टर मैंने आपको बताया। दूसरा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव, ठीक है। तो ऑपोजिट वेक्टर को ही आप लिख दें नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर किसे कहेंगे? व्हेन मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, व्हेन मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट देयर डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड वाइज सही है, राइट, लेकिन डायरेक्शन वाइज यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा दूंगा। तो इसे कहेंगे क्या हम? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अगला है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। अगला है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? कुछ नहीं, आपको एक वेक्टर लेना है और उसको ऐसे एक सिंबल होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, ये बना देना है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। तो ये क्या करता है? मॉड्यूलस ऑलवेज रिटर्न ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट गिव डायरेक्शन। मतलब ये कि अगर मैंने मॉड्यूलस लगा दिया -5 लिख कर मॉड कर दिया तो आंसर इसका आएगा 5, इट विल रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं 5 भी लिखता हूँ तब भी ये क्या देगा? पॉजिटिव 5, इट विल ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये डायरेक्शन को नलीफाई कर देता है, प्लस माइनस साइन को ख़त्म कर देगा। तो मॉड्यूलस ये होता है। अब इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा वंस वी गो अहेड विद सम कैलकुलेशन ऑल्सो, तब मैं इसका प्रॉपर आपको बताऊंगा हाउ मॉड्यूलस इज ऑपरेटेड। ठीक है, तो आपको इतना समझना है कि मॉड्यूलस मतलब इसकी पूरी उसका जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट वेरी सिंपली, ए, ख़त्म हो गई बात। भाई जो ए के ऊपर बार लगाया था वो वेक्टर था उसका, तो उसका डायरेक्शन पूरी तरह से नलीफाई करके बाहर निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। फिर शब्द आता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, नाउ फोर्थ इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरी पॉइंट इन फिजिक्स इज इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ समझने लायक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिट का मतलब होता है वन। कैसे होगा? अगर कोई वेक्टर मेरे पास है ए वेक्टर, अगर इस ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा? 1। और वो 1 तो मिलेगा लेकिन साथ में डायरेक्शन विल बी रिटेन्ड। वाई? बिकॉज न्यूमरेटर कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन। यस और नो? डिनोमिनेटर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस में डायरेक्शन नहीं होती, इट इज़ डायरेक्शनलेस, मतलब वो मैग्नीट्यूड हो गया। तो ऊपर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, और नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड निपट गया, बचा क्या? और वैल्यू क्या बची? 1। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अगर किसी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसे आप उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दीजिए, उसका यूनिट वेक्टर निकल आएगा। ओके, और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक टोपी लगा देते हैं, इसको कहते हैं ए कैप। स्कूल में हो गया है क्या? अच्छा, तो इसको कहते हैं ए कैप। ओके, ये यूनिट वेक्टर है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फिक्स हो, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, तो उसकी तो आप खाली डेफिनेट मतलब नाम लिख लो तो काफ़ी है, फिक्स्ड वेक्टर। अब फिक्स्ड वेक्टर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसे हम मूव नहीं करेंगे, जिस वेक्टर को हम मूव नहीं करेंगे उसे हम फिक्स्ड वेक्टर कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें क्लासरूम में, इसका क्लासरूम सिनेरियो में, तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों के पास स्कोप है, जितनी चेयर्स यहाँ पर बैठी हैं उनमें आप कहीं भी बैठ सकते हैं, यू कैन शफल योर सेल्फ, सो यू कैन मूव योर सेल्फ। तो इसको मैं कहूँगा फ्री वेक्टर। और फिक्स्ड वेक्टर ये कि भैया मेरी पोजीशन फिक्स है, आई कैन नॉट सिट एनीवेयर बिटवीन अमंग्स्ट योर चेयर्स। क्यों? मैं वहाँ से लेक्चर कैसे दूंगा और लोग मुझे अप्रोच कैसे करेंगे, वहाँ से सब मुझे देख पाएंगे क्या? सारी बातें आएंगी। सो माई डायरेक्शन इज फिक्स्ड, राइट। इसी तरह से वो पॉइंट जिसके रेफरेंस में आप किसी दूसरे को एड्रेस बताते हैं उसे भी फिक्स्ड कहते हैं। जैसे कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है,
तो कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन ये फिक्स्ड है, ओरिजिन नहीं हिलने वाला, बाकी सारे पॉइंट इधर उधर हिलते रहेंगे और ओरिजिन के रेफरेंस में हम उसको बताएंगे। बात समझ में आई? तो फिक्स्ड वेक्टर क्या है? फिक्स्ड वेक्टर वो है जिसे हम मूव नहीं करते, विच कैन नॉट बी मूव्ड, लिख दीजिए। ठीक है, फिक्स्ड वेक्टर वो है जिसे हम मूव नहीं कर सकते, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड वेक्टर। अगला वर्ड आता है, फिक्स्ड हो गया तो अब आएगा फ्री वेक्टर। तो सिक्स्थ आ गया फ्री वेक्टर। ठीक है, अब फ्री वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए मैंने एक वेक्टर बनाया, बहुत गंदा बना है, ये एक वेक्टर बना लिया मैंने, ए वेक्टर। ठीक है, अब इस ए वेक्टर को अगर मैं मूव करने का प्रयास करूं, कैसे? ये सिलेक्ट किया मैंने, इसको यहाँ से उठाया इधर ले गया, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं, वो जैसा था वैसे ही है ना? क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया? नहीं, वो अभी भी उतना ही है। आप समझ रहे हैं बात को? तो जिस वेक्टर को हम मूव कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फ्री वेक्टर। ओके, अब मूव का मतलब क्या है? आप वेक्टर्स को जब सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो रिजॉल्व करते समय आपको उसे कभी कभी एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है। वाई? टू सॉल्व, हम उसका सल्यूशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कुल प्रभाव या नेट इफेक्ट देखने के लिए हम वेक्टर्स को एक इनिशियल पॉइंट पर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने 10-12, या मैं अभी आपके एग्जांपल के लिए 2-3 वेक्टर दिखा देता हूँ। एक वेक्टर ये ए हो गया, लेट अस से आई हैव अनदर वेक्टर विच इज़ बी, आई हैव अनदर वेक्टर लेट अस से सी। ओके, सो आई हैव 3 वेक्टर्स। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट what is the result of all these 3 vectors if they are applied on a body. By these vectors should be applied on certain body. Okay, so and that body should be common भाई, तभी तो तीनों को हम एक साथ लाएंगे। तो फ्री वेक्टर कंसेप्ट से मैं क्या करूँगा? आई विल ट्राई टू शिफ्ट ऑल दीज वेक्टर्स एंड पुट देम टुगेदर और कलेक्टिवली मेकिंग देयर इनिशियल पॉइंट्स इक्वल और सेम। अभी शायद ओवरलैपिंग के कारण आप समझ नहीं पाएंगे, पर भावनाओं को समझिए। ओवरलैपिंग के कारण आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत गलत हो गया है ना, ABC लिखा हुआ ओवरलैप हो रहा है। बट आपको ये समझ में आया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? आई एम ट्राइंग टू मेक ऑल देयर इनिशियल पॉइंट्स फिक्स्ड। मैं उनका इनिशियल पॉइंट एक जगह लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर अस टू नाउ रिजॉल्व दीज वेक्टर्स। इनको सॉल्व करना आसान होगा। ओके, तो कुल मिलाकर ये कंसेप्ट, फ्री वेक्टर का कंसेप्ट कहाँ से आया? ये आया इस बात से कि फ्री वेक्टर कंसेप्ट से हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, सो व्हाट इज फ्री वेक्टर नाउ? लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लो, अ वेक्टर whose initial point is not fixed, whose initial point is not fixed is called free vector। लो भाई, है ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ एक बढ़िया डेफिनेशन मिल गया। whose initial point is not fixed is called free vector। अब इसी बात पर अगला वेक्टर जो नाम है दैट इज को इनिशियल वेक्टर। अभी मैंने क्या किया था? 3 वेक्टर थे हमारे, तीनों का इनिशियल पॉइंट एक जगह पर लाकर छोड़ दिया। ठीक है, तो को इनिशियल मतलब वो वेक्टर्स जो सारे एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। तो इन सारे वेक्टर्स को हम को इनिशियल ऐसा वेक्टर कहते हैं। लेट अस से A, B, C एंड D, लेट अस से वी हैव 4 वेक्टर्स। ये चारों के चारों क्या हो रहे हैं? एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, सो दे आर को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, को टर्मिनस वेक्टर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज को टर्मिनस? हम 3-4 वेक्टर लेंगे और सारे के सारे वेक्टर किसी एक पॉइंट पर आकर के टर्मिनेट हो रहे हैं।
ये बात समझ में आई? ABCD। तो को टर्मिनस वेक्टर वो होते हैं which ends at a point, coterminus which ends at a point. Okay, coterminus vector. Next word is collinear vector. अब लीनियर कोलीनियर सीधी सी बात है, इफ डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम दे आर कोलीनियर। क्यों? कारण समझ लेते हैं। लेट अस से आई टेक वन एग्जांपल, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दिस इज ए, दिस इज बी। क्या ये कोलीनियर है? आप कहेंगे सर कैसे हो सकते हैं, क्या एक ही लाइन में है? नहीं, ये इधर से जा रहा है, वो उधर से जा रहा है। भाई फ्री वेक्टर कंसेप्ट है कि नहीं है? है। तो अगर मैं फ्री वेक्टर कंसेप्ट से इसे किसी एक वेक्टर को उठाकर मैं एक के साथ एक लगा दूं, हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर अलाइंड इन अ वे दैट हेड ऑफ वन इज कनेक्टेड विद द टेल ऑफ अनदर एंड देयर डायरेक्शंस आर सेम, देन दे आर कॉल्ड एज कोलीनियर वेक्टर्स। ठीक है। अगर डायरेक्शन अलग है दोनों की, तो आप उनको कोलीनियर तो नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेक्टर ऐसा है, आपने कहा चलिए सर इसको भी उठा के तो हम तो रख ही सकते हैं, ठीक है, इसके सिर को इसके पैर से मिला दो, एक का हेड एक का टेल, हो सकता है ऐसा? हाँ। क्या कोलीनियर है? ना, दे आर नॉट कोलीनियर। आई बात समझ में? बिकॉज डायरेक्शंस आर नॉट इक्वल ना। ओके, तो कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर क्या होते हैं? डेफिनेशन लिखी हुई है, द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड एज कोलीनियर वेक्टर। अलोंग अ लाइन और अलोंग पैरेलल से क्या संबंध है कि दोनों को उठाया, एक दूसरों पर रख दिया, हेड और टेल को मिला दिया, तो कोलीनियर हो गए। आ गई बात समझ में? ठीक है। Okay, now next is coplanar. 10th is coplanar. Now, this is very interesting, coplanar vectors. Let us say I have two vectors. A and B. एक रेड पेन है, एक ब्लू पेन है, ठीक है। Let us say R and B, ठीक है। So I have two vectors, R vector and B vector, red and black. Now just let me know, are they coplanar? क्या ये दो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं? आंसर इज नो, दे आर नॉट कोप्लेनर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्लेन पर नहीं है, एक इस प्लेन पर है, दूसरा इस प्लेन पर है, ठीक है। ये बात समझ में आई? जैसे आप आसमान में देखते हैं, आपको दो एरोप्लेन अगर दिखाई देते हैं तो लगता है कि अरे अब भिड़े, पर वो दोनों ऐसे क्रॉस होकर चले जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट कोप्लेनर, दे हैव देयर ओन डिफरेंट प्लेन्स। ये बात समझ में आई? एक इस प्लेन पे उड़ रहा है, दूसरा ऊपर के प्लेन पे उड़ रहा है, तो दोनों भले आपको लग रहा है कि अरे सर इंटरसेक्ट हो जाएंगे, ये तो टकरा जाएंगे, पर टकराते नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर हाइट्स आर डिफरेंट ना। सो एक का प्लेन ये हुआ और दूसरे का प्लेन ये हुआ, तो दोनों अलग अलग प्लेन में चल रहे हैं। आर दे कोप्लेनर? नो। सो व्हेन वेक्टर्स हैव सेम प्लेन, व्हेन वेक्टर्स आर ड्रॉन और कंसिडर्ड ऑन सेम प्लेन, दे आर कॉल्ड एज कोप्लेनर। ओके, ठीक है। तो वेक्टर्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब वो कोप्लेनर होते हैं। ऐसा आवश्यक भी नहीं है, मैं आगे और आपको बताऊंगा तो पता लगेगा कि ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो एक नाम आ गया कोप्लेनर। सो व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स? कोप्लेनर हम उसे कहते हैं इन विच दे एक्ट इन सेम प्लेन। ओके, व्हेन वेक्टर्स एक्ट ऑन सेम प्लेन, तो उन्हें हम कोप्लेनर कहते हैं, ठीक है।
So these are some names which are very commonly used. Then there are some other vectors also which need to be discussed. तो एक वेक्टर मैं आपको बताऊं, ज़ीरो वेक्टर. व्हाट इज ज़ीरो वेक्टर? नेक्स्ट दीजिए नाम, ज़ीरो. ज़ीरो वेक्टर. अब ज़ीरो वेक्टर होता क्या है? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नल है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, ठीक है, डायरेक्शन तो तय है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपकी स्कूल बस खड़ी है, घर जाना है आपको, स्कूल से घर जाना है और आपकी स्कूल बस खड़ी है, ठीक है. बच्चे क्या करते हैं, सब जाकर उस पर बैठ जाते हैं, ठीक है. क्या वो बस मूव कर रही है? नहीं. इसका मतलब उसका अभी मैग्नीट्यूड कितना है? ज़ीरो. क्योंकि बस जितना चलेगी वो उसका डायरेक्शन तय करेगा. क्या बस चल रही है? नहीं, बस तो सिर्फ खड़ी है. नाउ चूँकि वो मूव नहीं कर रही है तो उसका वेक्टर कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? ज़ीरो. मैग्नीट्यूड होगा ज़ीरो, बट उसकी डायरेक्शन फिक्स है. क्यों भैया? ड्राइवर सीट किधर है और टेल, कंडक्टर कहाँ बैठेगा, पता है अपने को. तो हेड और टेल तो पता है ना बस का. सो वी नो डायरेक्शन ऑफ इट, बट इट एज इट इज़ नॉट मूविंग. बस के कंसेप्ट में मैं कह रहा हूँ, तो एज बस इज़ नॉट मूविंग उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है. बात समझ में आ गई? ठीक है. अगर मान लो आज चूँकि इतना प्रासंगिक है, कई सारे वॉर फ्रंट खुले पड़े हैं, है ना. कुछ 3.5 साल से चल रहे हैं, कुछ 2 साल से चल रहे हैं, कुछ अभी 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने से चल रहे हैं. अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले एक और वॉर फ्रंट खुल गया है ना. पता है आपको? नहीं पता? न्यूज़ देखा करो बेटा, ज़रूरी है. अभी कौन सा वॉर फ्रंट चल रहा है नया, बिल्कुल लेटेस्ट? वो 3.5 साल हो गए यूक्रेन को ना, पुरानी बात हो गई. ईरान 1-1.5 महीना 2 महीना पुरानी बात हो गई. मेरे ख्याल से मई में वार शुरू हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, मई जून में हुआ था, तो उसको भी टाइम हो गया. चलिए, मालूम नहीं है तो मैं बता दूं, थाईलैंड और कंबोडिया, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई चल रही है अभी लेटेस्ट. अभी कल परसों से चालू हुई है. एक नया वॉर फ्रंट खुल गया. आप लोग अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है भाई, जीरो अवेयरनेस. ये अच्छी बात नहीं है ना. तो खैर वॉर फ्रंट वगैरह तो ठीक है. मैं क्यों बताना चाह रहा था कि अगर कोई मिसाइल मेरे सामने रखी हुई है, ठीक है, लोडेड मिसाइल है, तो अब ये मत कहना कि सर गाइडेड मिसाइल है, वो तो डायरेक्शन चेंज कर लेगी. टैंक का गोला है मेरे पास, चलो ठीक है, उसकी नली, तोप है, तोप. अब तोप का गोला जिस दिशा में उसकी नली है, हमारे पास डायरेक्शन फिक्स है. वी नो कि वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है. अभी मूव कर रहा है क्या? नहीं. कहाँ तक गिरेगा पता है क्या? नहीं. वो बस लोडेड है. तो इस वेक्टर को हम कहेंगे ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अभी कितना है? ज़ीरो. लेकिन डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन फिक्स्ड है. ठीक है, लिख लीजिए. व्हेन मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो बट डायरेक्शन इज फिक्स्ड, इट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरो वेक्टर. इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर. ठीक है. अब वी विल स्टार्ट विद द एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स के साथ अब हम खेलना शुरू करेंगे. ये बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ एडिशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ addition of vector. Now if I have two vectors a and b, इनको ऐड कर देना मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, ये तो समझ में आ गया. परंतु आप ये देखें कि मैंने आपसे कहा था एडिशन ऑफ वेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. नाउ वी हैव टू वेक्टर्स. लेट अस से एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर. ठीक है, ए वेक्टर थोड़ा बड़ा दिख रहा है. लेट अस से इसके 3 यूनिट्स हैं, ओके, और इसके 2 यूनिट्स हैं. कुछ भी हो सकता है. मे बी आई कैन से इट्स वेलोसिटी. सो 3 मीटर पर सेकेंड ए
एंड बी इज 2 मीटर पर सेकेंड, चलेगा? या दे आर फोर्सेज 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, कुछ तो यूनिट है, इनको ऐड करना है. सो व्हाट इज द सोल्यूशन? इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए. फाइव आना चाहिए, है ना. 3 + 2 इज 5. नाउ जैसे ही आपने लिखा 3 + 2 = 5, इस पर लगाइए क्रॉस. ये गलत है, बल्कि मेरा रेड पेन लेकर इसको क्रॉस लगाओ, जिससे आपको याद रहे कि ये वेक्टर एडिशन ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता, समझिए बात को. वी रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है, आई विल टेक दिस वेक्टर, देन आई वांट टू ऐड अनदर वेक्टर. ओके, आई एम एडिंग दिस वेक्टर. तो एडिशन का मतलब होता है एक का टेल एक का हेड, ठीक है. और इनको अगर मुझे ऐड करना है तो इसका टेल इसका हेड इज द फाइनल एडिशन. फाइनल एडिशन क्या हुआ, इसका टेल इसका हेड. सो अब जो नया वेक्टर मुझे मिला है, लेट अस से दिस वेक्टर इज सी. तो सी इज एडिशन ऑफ ए एंड बी. और अब आपको ये समझ में आ गया है कि अगर सी वेक्टर इज a + b, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू देयर algebraic sum. Why? Because we know that in a triangle any side is always less than the sum of two other sides. Yes or no? किसी भी ट्रायंगल की ये कहानी हमें मालूम है कि कभी भी एक साइड, किसी भी ट्रायंगल की कोई भी एक साइड आप उठा लीजिए, इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स. इट हैज़ टू बी लेस, तभी ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा ट्रायंगल नहीं बनेगा. हाँ, अगर दोनों कैसे होते, कोलिनियर, एक ही दिशा में दोनों होते, तो आप दोनों का अलजेब्राइक सम निकाल देते. 3 + 2 आंसर इज 5 वेक्टर. मैं कोई मना नहीं करता, इट वॉज राइट. ये बात समझ में आ गई, ठीक है. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भैया सी मैग्नीट्यूड वाइज इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. राइट? यस और नो? ये नोट डाल दीजिए आप. लेट इट बी योर नोट कि एडिशन ऑफ वेक्टर में जब तक कोलिनियर ना हो तब तक इक्वल नहीं आते. या अगर आप चाहे जनरलाइज्ड तो इसको इक्वलिटी भी डाल दो, लेस देन इक्वल टू कर दो कि आइदर इट इज़ लेस और इट इज़ इक्वल टू, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता. ओके, क्लियर? आ गया समझ में? चलिए, अब इतना सब समझा है, लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं समझी, वेक्टर होता क्या है. अगर ए वेक्टर हमने कहा है तो ए वेक्टर है क्या, कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या है, वो ए बना कैसे. तो अब हम समझेंगे वेक्टर को कि वेक्टर कैसे बना. नाउ फॉर दैट आई विल टेक अ रेफरेंस ग्रिड. एक रेफरेंस ग्रिड लेता हूं मैं, ठीक है. और इसमें मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं ऐसा, ठीक है. दिस इज अ वेक्टर, ये है वेक्टर ए. अब वेक्टर ए बनाने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे कुछ यूनिट्स एक्स एक्सिस पर चलना पड़ा. राइट? 1 2, मैं अपने अंदाज से ले रहा हूं, 3 एंड मे बी 4 स्टेप्स इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है. एंड 1 and 2 स्टेप्स इन वाई एक्सिस डायरेक्शन. ये बात समझ में आई? क्लियर है ना? ये तो पता है अपने को, कार्टेशियन सिस्टम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास. राइट? ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आई कैन राइट 4, 2, एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 2. ओके, नाउ every unit step in the direction of x-axis, I repeat, every unit step in the direction of x-axis in terms of vector is called as I cap. I cap का मतलब unit motion, unit direction, unit in x-axis direction. इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1. अभी यहाँ पर मैंने नापा था कि सेंटीमीटर है कि इंच है कि क्या है, मैंने नापा था? नहीं, मैंने बताया ये 1 यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट.
तो ये 1 यूनिट जितना भी मैंने लिया है, चाहे सेंटीमीटर हो, इंच हो, व्हाट्सोएवर, जब वेक्टर्स के फॉर्म में बात करेंगे, अगर ये 1 यूनिट है तो इट कुड बी 1 मीटर, इट कुड बी 1 मीटर पर सेकेंड, इट कुड बी 1 न्यूटन, इट कुड बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि यूनिट कुछ भी हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड 1 होगा। और किस दिशा में होगा? एक्स एक्सिस की दिशा में। तो इसे हम कहते हैं क्या? आई कैप। ठीक है, कैप लगाया मतलब यूनिट वेक्टर हो गया। ऐसे ही वाई एक्सिस की दिशा में हम कहते हैं जे कैप। तो अब मेरे पास क्या क्या डायरेक्शन है? आई हैव आई कैप डायरेक्शन, आई हैव जे कैप डायरेक्शन, एंड एक 3D की अगर बात आती है तो एक ऐसी डायरेक्शन बन सकती है, भावनाओं को समझेंगे, ऐसे है ना, जो इस डायग्राम से बाहर निकलेगी, स्क्रीन से बाहर निकलेगी, और वो होगी जेड डायरेक्शन। तो जेड को हम कहते हैं आई जे के बाद के। ठीक है, तो अगर एक ऐसी डायरेक्शन आ जाए तो आई कैन के से इट इज के कैप। ओके, नाउ इफ आई वांट टू डिफाइन वेक्टर ए, तो अब ए की परिभाषा क्या होगी? ए कहेगा 4 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस 2 इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये बात समझ में आई? सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर देखकर आपको समझ में आ गया कि 4 स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई एक्स एक्सिस एंड 2 स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ जे एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस। ओके, क्लियर हो गई बात? तो अब आपको वेक्टर थोड़ा सा और समझ में आएगा कि वेक्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए मैं इसमें एक वेक्टर और जोड़ देता हूं। ठीक है, लेटस से बहुत सिंपल सा वेक्टर लेता हूं जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। आई विल टेक अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन 2 यूनिट्स 1 2, लेटस से दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर को मैं क्या कह सकता हूं? नाउ टेक दिस एज माई रेफरेंस पॉइंट। बेटा 1 मिनट स्क्रीन की तरफ देख लें। टेक दिस एज योर रेफरेंस पॉइंट फॉर बी वेक्टर। तो इसमें क्या है? वी ओनली हैव 2 आई और कुछ भी नहीं है। इज देयर एनीथिंग एल्स? देयर इज नथिंग एल्स। ठीक है, ओके, तो बी वेक्टर भी मैंने डिफाइन कर दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम फ्री वेक्टर कंसेप्ट कंसिडर कर लें। ये बी कहाँ पर है? यहाँ छुपा हुआ है, दिस इज बी। ओके, फ्री वेक्टर कंसेप्ट से मैं करना चाहता हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन कब होता है? जब एक का हेड दूसरे के टेल से मुलाकात करता है, तो उसे एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू एड इट। ठीक, नाउ वेरी सिंपली आई कैन डू एडिशन ऑफ वेक्टर if I want to add a plus b is equal to 4 plus 2 6i plus 2j। आ गया आंसर? आप कहेंगे सर ऐसा तो आपने मना किया था, बोले सर डायरेक्ट मत जोड़ना। मैंने ये थोड़ी कहा था कि उसके कंपोनेंट्स को नहीं जोड़ना है, मैंने कहा था वेक्टर्स को नहीं जोड़ना। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या? अब जो हुआ उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो वेक्टर आया उसको मैं c नाम दे देता हूँ। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू जॉइन ओरिजिन टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, एक नया वेक्टर बना। ओके, थोड़ी देर के लिए आई विल मूव वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ए, इनको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। ठीक है, एग्रीड? अभी ड्राइंग से आपको समझ में आया था, जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया था दिस वाज आवर फाइनल वेक्टर, ये वाला आंसर था एडिशन। चलिए ठीक है, इसका हम देख लें कितना क्या आ रहा है। ये और ये है ना। ओके, सी वेक्टर को अगर मुझे डिफाइन करना है, ना डोंट कंसिडर, नीचे वाला छुपा दीजिए आप, जो मैंने सोल्यूशन लिखा है कि 6i + 2j ना, उसको छुपाओ। चलिए, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। हाउ कैन आई रीच? 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ 6 स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई, मतलब ठीक है, एंड 1 and 2 स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ जे। ये बात समझ में आई नहीं आई? इज इट नॉट राइट? तो एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर आई और जे के फॉर्म में हमने जब ऐड किया तो सिंपल एडिशन था, एकदम सिंपल। 4 + 2 = 6 एंड 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 2 आ गया। समझ में आया? तो यहाँ पर नॉर्मल एडिशन किया, लेकिन इससे जो आंसर आया वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। यस और नो? तो अब जो एडिशन हमने किया है इसको टाइटल क्या देंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये जो अभी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर किया है, सो नाउ वी कैन हैव ट्रायंगल लॉ या लॉ ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब इसमें करेंगे क्या, आप छोटा सा एक डायग्राम बना लें, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डायरेक्शन जरूर बनाएं, और आप लिखेंगे C इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर साइन दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो जब भी ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल में आप एक के हेड को दूसरे के टेल से मिलाते हैं तो वो एडिशन है, क्लियर। और एडिशन की दिशा कौन सी होगी, फ्रॉम टेल टू हेड, डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम टेल टू हेड। भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना जरूरी है, क्लियर हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट, क्या मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? आप कहेंगे सर जैसा ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बट इफ आई से सब्ट्रैक्शन इज जस्ट एडिशन, विल यू एग्री? एडिशन इज सब्ट्रैक्शन, मज़ा नहीं आया है ना, हाउ कैन एडिशन भी सब्ट्रैक्शन, सर कुछ भी बोल देते हैं यार। चलो नेक्स्ट टाइटल दीजिए, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, नाउ इफ आई से C इज इक्वल टू A प्लस बी, आई से C इज इक्वल टू A प्लस बी, इसमें कोई संदेह आपको है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ बिजनेस अलग अलग प्रकार के कस्टमर आते हैं, कभी कभी अपने घर वाले भी होते हैं, है ना। मान लो मेरी दुकान है, किराने की दुकान है, ठीक है, मैंने साबुन ला के रखा है, पेस्ट ला कर रखी है, कपड़े धोने का साबुन ला रखा है, और मुझे कस्टमर को देना है, ठीक है। मैंने ख़रीदा 10 रुपये का, सारी चीज़ें 10-10 रुपये की, मान लो एग्जाम्पल है ना, ईजी एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बेच रहा हूँ 20-20 रुपये में, कोई नहीं आएगा मेरे पास ना, बट हाँ मान लो, अरे मानने में कुछ नहीं जा रहा, अभी थोड़ी देर समझ लो। तो मैंने अगर 10-10 यूनिट सबकी लाई थी, ठीक है, और मैं इसको 20-20 रुपये में बेच रहा हूँ, सारा कैलकुलेशन इजी है, ठीक है, कि मैंने 10 पेस्ट लाई 10-10 रुपये की, 20-20 रुपये में बेचनी है, लेकिन मेरा बेटा आता है, वो एक पेस्ट उठाकर बोलता है पापा मैं ले जा रहा हूँ, वो ले गया, ठीक है। मैं जब हिसाब लगाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल्स मैं क्या लिखूंगा, 20 + 20 + 20 + 20 19 टाइम्स एंड प्लस 0, यस और नो? सही है, एडिशन ही हुआ, ओके ठीक। अभी आप इसमें से बताएंगे टोटल सेल्स कितना हुआ, तो आप सबको ऐड करके बताएंगे सर केवल 9 ही बिक पाई, एक तो बच्चा ले गया था, ठीक है, तो घर में यूटिलाइज हुआ, ठीक है, यूटिलाइज हुआ तो मैं उसका नुकसान नहीं मान रहा हूँ, ओके देन आई विल कंसिडर कि भैया ठीक है बच्चा ले गया 0, मेरे घर में यूज़ हुआ ना 0, टोटल कितना हुआ 9 × 2 = 18, 180 रुपये, खरीद के लाया था 100 रुपये, प्रॉफिट हुआ 80 रुपये शुद्ध, समझ में आ गया। लेकिन अब अगर बात करो कि घर में है चूहे, दुकान में चूहे हैं, ठीक है, और 2 पेस्ट चूहा कुतर गया, ठीक है, उसको भी दांत साफ करने थे तो उसने भी दांत साफ कर लिए, क्या वो घर में यूज़ हुआ 0? नहीं, इट्स नॉट 0, इट्स एक्चुअली माइनस, नुकसान हो गया मेरा, यस नो, ठीक है। तो 20 रुपये 10-10 20 रुपये का नुकसान हो गया। नाउ व्हाट विल आई से कि भैया 20-20 रुपये के मल्टीप्लाइड बाय 7 पेज तो मैंने बेच दी, मल्टीप्लाई बाय 0 × 1 एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी प्लस कर रहा हूँ, एंड प्लस -20 × 2 -10 × 2 है ना, रेट कितना था, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, हाँ ठीक है, रेट 10 रुपये का था तो 10-10 रुपये के 2 के नुकसान हो गए, यस, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ ना घर में यूटिलाइज हुआ ना दुकान में, मतलब ना किसी को बेच पाया मैं, कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, अब इसका हिसाब लगाइए, 2 इंटू 7 7 टू द 14, 140 यहाँ हुआ प्लस 0 एंड माइनस 20, टोटल शुद्ध बिक्री कितनी हुई मेरी? 120। आप कहेंगे नहीं सर आप ध्यान से देखिए 40 रुपये का इनकम है। नो, मेरा 20 रुपये का नुकसान भी हुआ है, मुझे 2 पेस्ट और लानी पड़ेंगी। आप समझिए इस बात को, ये मेरा शुद्ध नुकसान है। ये घर में यूटिलाइज हो जाती तो मैं इसको ज़ीरो मान लेता, ठीक है फ्री में बेची, पर ये फ्री भी नहीं है ना, है ना। अब आप ज़्यादा ही धर्म कर्म कर, नहीं सर वो फ्री में आप चूहे को दे दो, जैसे बच्चे को दिया वैसे चूहे को दे दो फ्री में। तो हिसाब के लिए ठीक है, बट वेक्टर में ठीक नहीं है, वेक्टर में तो शुद्ध नुकसान है, ठीक है। तो क्या मैंने इसमें एडिशन किया? सबका एडिशन ही किया ना, देखो प्लस एंड प्लस, नुकसान को भी तो प्लस किया था, नुकसान क्या था? माइनस में। तो इज़ नॉट सब्ट्रैक्शन एडिशन? नहीं समझ में आया अभी भी? सब्ट्रैक्शन में भी तो ऐड किया ना मैंने, क्या किया अभी समझ में आया? ठीक है, लेट अस से वी हैव टू वेरिएबल्स x प्लस y, आई एम डूइंग एडिशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? लेट अस से x इज 2, y इज -4, हो सकता है? नहीं, -2 तो तब जब आप उसमें माइनस करोगे, आप बोलेंगे सर 2 - 4, अरे पर करना तो एडिशन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट एडिशन, हो रहा है कि नहीं? तो सब्ट्रैक्शन इज प्रूविंग इटसेल्फ टू बी एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन को अलग से पढ़ने की आवश्यकता है क्या? है। क्यों है ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन को अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, बिकॉज वेक्टर के हिसाब से ठीक है आपने कहा एडिशन, और ये बात समझ ली हमने कि सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एडिशन, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन वेक्टर्स, वेक्टर्स में इसका परिणाम क्या होगा या वेक्टर्स में ये अलग क्यों है, ये हम समझेंगे अगली क्लास में। आज यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।